हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं ध्रुव गुप्ता आज यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की टेस्टिस को लगा रही है। आज की हमारी टेस्टिस में हम भारत के भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट रहने वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में अवेलेबल रहेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग आराम से इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि हमने इस चैनल पर देखा जाए तो आपकी जीएस वर्ल्ड की भी लगा रहे हैं, मेक आईएएस की भी लगा रहे हैं, ध्येय आईएएस की लग रही है, दृष्टि की लग रही है, संस्कृति आईएएस और नेक्स्ट आईएएस की बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इन सभी आपको पीडीएफ भी हमारे ऐप पर मिल जाती है यूपीएससी नेट पर, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। बात किया है, अभिकथन कहता है कि भारत का जो है पूर्व पश्चिम विस्तार उसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भारत में उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है। सबसे पहले हम नॉर्थ और साउथ के विस्तार की बात किया है तो 3214 किलोमीटर है। अब हम पूरब से पश्चिम के अगर विस्तार की बात किया है तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर है। क्या ये सही लिखा है? आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो गलत लिखा हुआ है। अभिकथन क्या हो गया? गलत है। दूसरा कहता है कारण दो अक्षांशों के मध्य की दूरी स्थिर रहती है, जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बिल्कुल बात ठीक कहेंगे। आप कहेंगे दो अक्षांशों के मध्य की दूरी स्थिर है जो प्रति 111 किलोमीटर पर होती है, लेकिन अगर दो देशांतरों के मध्य की दूरी की बात किया है तो भूमध्य रेखा पर देखोगे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और सबसे कम आपके ध्रुवों पर कम होती चली जाएगी। तो आपका ऑप्शन कारण सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी रहेगा। ए का गलत है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय मानक माध्यान्ह रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। भारत की मानक माध्यान्ह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की जो मानक माध्यान्ह रेखा है, 5 राज्य कौन कौन सी है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका अंतिम में आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल बात ठीक कहा गया है। दूसरा है कि भारत की मानक माध्यान्ह रेखा उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देव गलत लिखा है और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन क्या कहेंगे? दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है? आपका गलत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारत में कर्क रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब भारत में कर्क रेखा के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कर्क रेखा भारतीय मुख्य भूमि से उष्ण एवं शीतोष्ण में विभाजित करती है। तो भारत जो कर्क रेखा है लगभग मध्य से गुजरती है यह, तथा देश को दक्षिण में उष्ण कटिबंध से और आपके उत्तर में उपोष्ण कटिबंध से विभाजित करती है, ना कि शीतोष्ण कटिबंध। तो आप कहेंगे एक तो आपके उष्ण कटिबंध से विभाजित करती है, दूसरा आपके किससे? आप कहेंगे उपोष्ण कटिबंध से विभाजित करती है। उपोष्ण कटिबंध से विभाजित करती है, ना कि शीतोष्ण से। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप कहेंगे हाँ, दूसरा वाला सही है, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत का पश्चिम बिंदु गुहार मोती है। भारत का पश्चिम बिंदु गुहार मोती है, तो आप कहेंगे भारत का पश्चिम बिंदु गुहार मोती जो कि राजस्थान में स्थित है। अब भाई राजस्थान में, तो आप कहेंगे नहीं, गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो क्या हो गया? गलत हो गया। इंदिरा पॉइंट भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट जो है आपके भारतीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु है क्या? तो आप कहेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका कन्याकुमारी है मुख्य भूमि का, लेकिन यह आपका जो आपकी इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है, ना ही आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। भारत अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा चीन के साथ साझा करता है, जिसके बाद पाकिस्तान के स्थान आता है। क्या कह रहा है? भारत की जो आपकी सीमा है सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। कितना है बांग्लादेश के साथ? 4096.7 किलोमीटर की है। और चीन के साथ कितना लगती है? चीन के साथ 3400 आपकी 88 किलोमीटर लगती है और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगती है। तो सबसे लंबी सीमा चीन के साथ तो नहीं लगती है, तो आप कहेंगे गलत हो गया।
मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा क्रमशः भारत के पूर्वी क्षेत्र चीन के साथ तथा पाकिस्तान के साथ सीमाओं का निर्धारण किया गया है। बिल्कुल ठीक है, मैकमोहन रेखा चीन के साथ, रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ, तो ए गलत है किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के आ जाएंगे, आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो म्यांमार के साथ जो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, यहां पर क्या करना है, बनाना बताना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे बताएंगे, आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले उत्तर में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, आप कहेंगे नागालैंड आ जाएगा, इसके बाद मणिपुर आ जाएगा और फिर उसके बाद मिजोरम आ जाएगा। तो ऑप्शन कहेंगे हम ए वाला हो जाएगा 3 2 1 4, आपका इस तरीके से ऑप्शन आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों को उनकी मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई में अवरोही क्रम में सबसे लंबी से सबसे छोटी की ओर बताना है। तो यहाँ पर आपकी जो तटीय सीमा है सबसे लंबी किसकी है, फिर सबसे छोटी किसकी है। सबसे लंबी आप कहेंगे किसकी है, आप कहेंगे गुजरात राज्य की है, इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की है, फिर आपकी आंध्र प्रदेश की और अंतिम में आपकी महाराष्ट्र की। तो 3 2 1 4 आप कहेंगे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत के पूर्णतः आंतरिक स्थलरुद्ध राज्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूर्णतः आंतरिक स्थलरुद्ध राज्यों के बारे में कौन सा करेक्ट है, तो भारत में ठीक 5 पूर्ण आंतरिक स्थलरुद्ध राज्य हैं। बिल्कुल बात ठीक कही गई, 5 हैं। अब वो कौन कौन से हैं, आप कहेंगे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड एवं तेलंगाना। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों को जनसंख्या के आरोही क्रम में सबसे कम से अधिक में व्यवस्थित कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या को आरोही क्रम में यहाँ पर बताना है, कौन सा सही रहेगा। सबसे पहले सिक्किम आ जाएगा, इसके बाद मिजोरम आ जाएगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका अंतिम में गोवा। तो 1 2 आप कहेंगे 3 और आपके 4, 1 3 4 2, आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में की गई है, जनसंख्या घनत्व के बारे में। सभी भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का है, आप कहेंगे नहीं। सबसे ज्यादा आपका बिहार राज्य का देखने को जनसंख्या घनत्व मिलेगा, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1106 किलोमीटर प्रति है। पश्चिम बंगाल का कितना है, आप कहेंगे 1028 वर्ग किलोमीटर आपका पश्चिम बंगाल का है। अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन सही है क्या, तो इसको देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पर। आप कहेंगे केवल ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात जो आपके चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो बाकी अरुणाचल प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात कहां पर किया गया है, आप कहेंगे मिजोरम राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। कितना है, 970 है। दूसरे स्थान पर मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय का भी आपका 970 ही है। इसके बाद आपके छत्तीसगढ़ का बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का 972 है, नहीं सॉरी 969 है। और आपके अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए 972 है। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सभी राज्यों में दूसरा सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला है। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, तो गलत हो गया। हरियाणा ने भारत में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया है, बिल्कुल बात ठीक है। केवल 834 लिंगानुपात हरियाणा के द्वारा दर्ज किया गया है, सही है। मिजोरम सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो आप कहेंगे मिजोरम का सभी राज्यों में, भारतीय राज्यों में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है, बाल लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज जो है किया गया है। क्या सही है, तो आप कहेंगे मिजोरम का जो है आपका बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहां पर आपका दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा होना चाहिए था। केवल आपका नहीं, यहां पर केवल आपका दूसरा सही रहेगा, है ना। हरियाणा ने सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज, सही है। मिजोरम सभी राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो ये भारत का बाल लिंगानुपात वैसे कितना है, 919 है। 2001 की तुलना में क्या हुआ है, गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर मिजोरम का तो रही है, मिजोरम का नहीं है, क्या रखना है। थोड़ा सा इसको नेट से अपडेट कर लेना कि मिजोरम का बाल लिंगानुपात कितना है, थोड़ा है ना, आपका नेट से अपडेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश उसकी जनगणना 2011 की साक्षरता श्रेणी में सही सम्मिलित नहीं है।
एक तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ साक्षरता की स्थिति है। चलिए बात की जाए केरल। केरल जो है राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज करता है, दर्ज, बिल्कुल ठीक है। लक्षद्वीप की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर करता है, आप बिल्कुल ठीक है। राजस्थान की बात की जाए, राज्यों में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है, नहीं आपका ये गलत है, महिला साक्षरता दर आपकी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, महिला। केरल जो है आपका कहते सबसे अधिक महिला के बारे में सबसे ज्यादा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला दूसरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, नहीं उत्तर प्रदेश का प्रतिशत सबसे ज्यादा नहीं है, आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आएगा, फिर असम राज्य का नाम आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% पाई जाती है, तो पहला गलत है। सिक्किम में सभी राज्यों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है, नहीं सबसे कम आप कहेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पर आपको चंडीगढ़ में जनसंख्या सबसे कम देखने को मिलेगी, सिक्किम का नाम इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर आप कहेंगे कौन सा सही है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। निम्नलिखित हिमालयी घाटियों को दक्षिण से उत्तर में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले कौन से उत्तर में आएगी, तो उत्तर में सबसे दक्षिण से उत्तर में, दक्षिण साउथ से नॉर्थ की ओर चलना है, सबसे पहले कौन सी आएगी, तो अब कहेंगे सबसे पहले आपकी दून घाटी आएगी दक्षिण में। दून के बाद कौन सी आ जाएगी, दून के बाद आप कहेंगे दून के उत्तर में कौन सी आएगी, कश्मीर घाटी आ जाएगी। कश्मीर के उत्तर में कौन सी घाटी आएगी, नुब्रा घाटी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कहेंगे 2, 1, 3 ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर फिर से पूछ लिया है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आपके दक्षिण में कौन सी आएगी, सबसे पहले आपके दक्षिण में कौन सा आ जाएगी, आप कहेंगे हिमालय, कौन सी आएगी, बृहद हिमालय श्रेणी दक्षिण में आ जाएगी। इसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, फिर कौन सी आएगी, तब आप कहेंगे जास्कर श्रेणी आ जाएगी। जास्कर श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी आ जाएगी, और सबसे उत्तर में आपकी काराकोरम श्रेणी आ जाएगी। 3, 2, 1, 4 आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला हम यहां पर कहेंगे सही है। कौन सा, सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बृहद हिमालय श्रेणी के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पूरब पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूरब की ओर यहां पर सही व्यवस्थित करना है हिमालय चोटियों को, तो सबसे पश्चिम में कौन सी आएगी, आप कहेंगे सबसे पश्चिम में नंदा देवी आएगी, इसके बाद धौलागिरी आएगी, फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर आपके कंचनजंगा आएगी। तो यहां पर आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और आपके 4, तो सी ऑप्शन सही है। नंदा देवी सबसे पश्चिम में, नंदा देवी के पूरब में धौलागिरी, धौलागिरी के पूरब में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के पूरब में कंचनजंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिमालय दर्रों उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि आपको जितनी भी कोचिंग की टेस्ट लग रही है सबकी पीडीएफ हमारे आपको ऐप पर मिल जाती है, जिसका नाम यूपीएससी नट है। ऐप पर चले जाना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग टेस्ट वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। पश्चिमी हिमालय के दर्रों को संबंधित राज्यों में सम्मिलित करना है। जैसे सिपकीला दर्रे की बात किया है, उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित, करेक्ट है। लिपुलेखला दर्रे की बात किया है, भारत भूटान चीन के बीच में त्रि जंक्शन के निकट है, करेक्ट है। और जोजिला दर्रे की अगर बात की जाए, अगर हम जोजिला दर्रे की बात की जाए, तो यहां पर आपका कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर है स्थित है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहां पर आपके करेक्ट है ना, तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल करेबा निक्षेपों से सर्वाधिक निकटता से संबंधित है। ऐसी कौन सी फसल है जो करेबा निक्षेपों से सबसे अधिक निकट है, आप कहेंगे जाफरान सबसे निकट है। निम्नलिखित पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्वांचल की श्रेणी है, पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन कहेंगे आप डफला सबसे पूरब में आएगा, इसके बाद मिरी इसके पश्चिम में, इसके बाद आपके अबोर श्रेणी आ जाएगा, फिर इसके बाद मिसमी पहाड़ी। आप कहेंगे ऑलरेडी सही लगा हुआ है, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन कारण है, कौन सा अभिकथन कारण सही है। तो बात यह है हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, बिल्कुल बात ठीक है।
कारण है कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है, यूरेशियाई प्लेट से टकरा रही है। तो ऑप्शन दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में कौन सा सही है। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में, यह हिमालय नदियों द्वारा निर्मित एक विस्तृत निक्षेपण मैदान है, सी ऑप्शन करेक्ट है। भाबर क्षेत्र के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। भाई भाबर क्षेत्र के बारे में आप कहेंगे भाबर शिवालिक श्रेणी के ठीक उत्तर में है। तो भाबर शिवालिक श्रेणी के उत्तर में है, आप कहेंगे शिवालिक श्रेणी के उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। भाबर क्षेत्र में पारगम्य निक्षेपों के कारण नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तराई क्षेत्र के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तराई क्षेत्र के बारे में कौन सा करेक्ट है। तराई एक दलदली एवं आर्द्र पट्टी है, बिल्कुल बात ठीक है, जो कि बांगर नहीं है, भाबर क्षेत्र है। कौन सा है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है, तो ये गलत हो गया। तराई क्षेत्र वनों के विकास के लिए अनुपयुक्त है, नहीं, तराई क्षेत्र तो दलदली क्षेत्रों के लिए, घने जंगलों के लिए, समृद्ध जैव विविधता के लिए पाई जाती है, तो ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है, जैसे बात की जाए यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। भाबर जो है कंकड़ क्षेत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। तराई जो है दलदली क्षेत्र होता है, बिल्कुल ठीक है। बांगर जो है, बांगर पुरानी जड़ों मिट्टी होती है और खादर नमी जड़ों मिट्टी होती है। तो तीसरा और चौथा आपका सही सम्मिलित नहीं है, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक एवं क्षेत्रीय प्रदेश गंगा मैदानी नेटवर्क का भाग नहीं है। तो ऐसा कौन सा भौतिक क्षेत्रीय प्रदेश है जो गंगा मैदानी नेटवर्क का भाग नहीं है, आप कहेंगे यहाँ पर जो है कौन सा भाग नहीं है। अवधिका मैदान है, रोहिलखंड का मैदान भी है, छोटा नागपुर आप कहेंगे गंगा मैदानी नेटवर्क का भाग नहीं है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक उत्पत्ति एवं संरचना के संदर्भ में कौन सा सही है। तो भारत की भूगर्भिक उत्पत्ति और उसके संरचना के बारे में, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना, सबसे स्थिर भूभाग है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का ढाल एक अलग भाग है। तो बिल्कुल बात यहाँ पर क्या कह रहा है, आपका सही है। यह पठार अत्यधिक ऊंची युवा बलित पर्वत श्रेणियों, गहरी घाटियों को विशेषता है। तो यह बलित पर्वत को उदाहरण है क्या, प्रायद्वीप पठार, आप कहेंगे गलत है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए अभिकथन कारण इनमें कौन सा अभिकथन कारण सही है। तो प्रायद्वीपीय ब्लॉक पूर्ण रूप से भूकंपी गतिविधियों से मुक्त है, नहीं, भूकंपी गतिविधियां तो आपको पता होगा प्रायद्वीप में देखने को मिलती हैं, महाराष्ट्र के आसपास, तो ये गलत हो गया। प्रायद्वीपीय ब्लॉक प्राचीन भूगर्भिक कालों में निर्मित एक स्थिर महाद्वीपीय भाग है, हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर आर ऑप्शन सही है, किंतु ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां कहां से मिलती हैं। तो ऐसी नदी और सहायक नदियां कहां से मिलती हैं, जैसे चंबल जो है यमुना नदी इटावा के पास मिल जाती है, बेतवा जो है यमुना नदी हमीरपुर के पास मिल जाती है, छपरा चंबल नदी नीमच टोंस सीमा के पास मिलती है। तो क्या ये सही है, आप कहेंगे भैया गलत है ना। ये आपका कौन सा हो जाएगा, छपरा नदी गलत हो जाएगा, क्योंकि इंदौर जिले में बिंद श्रेणी के काकड़ी से इसका उद्गम होता है और उत्तर में चंबल नदी से मिलती है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि दक्कन के पठार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई दक्कन के पठार के बारे में कौन सा करेक्ट है। इसका सामान्यता पूरब से पश्चिम की ओर ढलान है, पूरब से पश्चिम की ओर ढलान है क्या, तो आप कहेंगे सामान्यता पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिण पठार का ढलान है। तो आप कहेंगे नर्मदा अगर दक्षिण में देखा जाए तो त्रिकोणीय टेबल लैंड का है, और यह इसका पूरा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है घिरा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला तो क्या है आपका सही है ना। इसका ढाल जो है पहला वाला गलत है ना, इसका ढाल जो है आपका गलत है। दूसरा कहता है पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन इसका ढाल पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है, पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलता है। पहला सही है, जब पहला गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए सूची 1 है, सूची 2 है, इनमें से मिलाना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए, अगर बात किया क्योंझर लोहे एस के क्षेत्र के लिए, सुंदरगढ़ मैंगनीज के लिए और कालाहांडी बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने की अवरोधक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही कहेंगे, हम कहेंगे पहला दूसरा करेक्ट है। पश्चिमी घाट सह्याद्री को पार करने के लिए निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। अगर पश्चिमी घाट वाला दर्रा पार करना हो तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से दर्रे यहाँ पर आपके जो है देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आपको थाल घाट दर्रा देखने को मिलेगा, थाल घाट के बाद आपको भोर घाट दर्रा देखने को मिलेगा, और भोर घाट बाद आपको सबसे दक्षिण में पालघाट दर्रा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन कहेंगे 2, 3, 1 ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पलक्कड़ दर्रा जो है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई पलक्कड़ दर्रे के बारे में कौन सा सही है? यह दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों को, दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। बिल्कुल बात ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में स्थित है, तो कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों में है क्या? आप कहेंगे नहीं, यह केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में देखने को मिलेगा। पहला वाला सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। पूर्वी घाट के संबंध में विचार करें, पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। पूर्वी घाट से संबंधित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित यहाँ पर करना है। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो व्यवस्थित करेंगे कि सबसे पहले नल्लामाला पहाड़ियां आएंगी पहले नंबर पर, इसके बाद पालकोंडा पहाड़ी आएंगी दूसरे नंबर पर, फिर जावड़ी पहाड़ी आएंगी तीसरे नंबर पर, सबसे दक्षिण में आपकी सेवराय पहाड़ी आएंगी चौथे नंबर पर। तो नल्लामाला, पालकोंडा, जावड़ी, सेवराय, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है जिंदगड़ा शिखर के बारे में कौन सा कथन सही है? भाई जिंदगड़ा शिखर के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? यह पूर्वी घाट में स्थित है। तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर यह फैला हुआ है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु क्षेत्र में फैला है। अनाईमुड़ी शिखर सबसे ऊंचा है। अनाईमुड़ी शिखर सबसे ऊंचा है क्या? तो आप कहेंगे पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपकी जिंदागढ़ा है। कौन सा है? जिंदागढ़ा ही इसका पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ऑप्शन केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। दूसरी बात एक चीज और रखना है कि जिंदागढ़ा जो आपका शिखर है इसकी जो ऊंचाई है 1690 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह अराकू घाटी क्षेत्र में स्थित है। जो आंध्र प्रदेश में आपकी अराकू घाटी क्षेत्र है वहीं पर आपकी जो है यह स्थित है। चलिए अभिकथन और कारण आता है। अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? जैसे बात किया है कि भारतीय मरुस्थल में सामान्यतः 150 मिमी से कम वर्षा होती है और यह मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम के समानांतर पाया जाता है। तो यह आपके दोनों कथन सही हैं। आप कहेंगे व्याख्या भी सही कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान अपवाह तंत्र के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो बात किया है अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्रों में प्रायः लबड़ी झीलें विकसित होती हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ यहाँ पर तटीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ शामिल राज्य है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बात कर रहा है। जैसे बात किया है कोकण तट, महाराष्ट्र एवं गोवा शामिल है। कनारा कनारा तट की बात की जाए तो जैसे कन्नड़ तट भी कहते हैं। केरल तमिलनाडु शामिल नहीं है, गलत है। मालाबार तट में कर्नाटक केरल शामिल है, सही है। काठियावाड़ तट में गुजरात शामिल है। तो कौन सा सही नहीं है? आप कहेंगे केवल दूसरा वाला सही नहीं है, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ पत्तन है मतलब कि बंदरगाह है और एक तरफ उसकी विशिष्टता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही सम्मिलित है? तो बात की जाए जैसे मार्मुगांव पत्तन प्रमुख लोहे अयस्क के निर्यात पत्तन के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। चेन्नई पत्तन की बात किया, प्राचीनतम प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई पत्तन जो है आपके प्राकृतिक पत्तन है क्या? तो आप मुझे इसका बताइए प्राकृतिक है या कृत्रिम है? तो आप कहेंगे भाई कृत्रिम पत्तन है ना कि प्राकृतिक है, तो गलत हो गया। कोचीन पत्तन एक लैगून परिवेश के द्वार पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है, करेक्ट है। और दीनदयाल पत्तन कांडला के नाम से ज्वारी पत्तन की श्रेणी में आता है, सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत के तटीय मैदानों के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भारत के जो तटीय मैदानों के बीच में अंतर है इसके बारे में कौन सा सही है? पश्चिमी तटीय मैदान के किनारे ज्वारनद मुख पाया जाता है जो कि अधिक सामान्य है, बिल्कुल ठीक है। लैगून और पश्च जल पूर्वी तटीय मैदान की महत्वपूर्ण विशेषता है, आप कहेंगे गलत है ना। पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित गुजराल के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह याद रखना है इसे पश्चिमी और पूर्वी दो तटीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई लक्षद्वीप के बारे में कौन सा सही है? मिनिकॉय अमीन द्वीपी समूह 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। 9 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और अमीन द्वीपी अलग होता है, सही है।
संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, ये भी करेक्ट है। अधिकांश द्वीप लेगून पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर में, मतलब कि साउथ से चलेंगे और उत्तर में यहाँ पर जो है क्रमबद्ध करना है, कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, लिटिल अंडमान आएगा सबसे दक्षिण में। इसके बाद लिटिल अंडमान के उत्तर में आपका आएगा नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप दूसरे नंबर पर। इसके बाद शहीद द्वीप तीसरे नंबर पर और स्वराज्य द्वीप सबसे उत्तर में पहले। तो आप कहेंगे सबसे उत्तर में स्वराज्य द्वीप है, उसके दक्षिण में स्वराज्य द्वीप, शहीद द्वीप है, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, फिर लिटिल अंडमान है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ चैनल है और एक तरफ अवस्थिति है, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। चैनल और अवस्थिति में कौन सा सही नहीं है, तो 8 डिग्री चैनल, जो 8 डिग्री चैनल है ये आपके किसके, मिनिकॉय और मालदीव को पृथक करता है। अभी हमने बताया भी था कि मिनिकॉय और मालदीव को कौन पृथक करता है, तो आप कहेंगे मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो है क्या करता है, पृथक करता है ना। मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है, 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। दक्कन पैस की बात की जाए तो यह दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान को पृथक करता है, या दक्षिण अंडमान लिटिल को पृथक करता है, सही है। तो ये आपके तीनों ही सही है। अब पूछा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आप कहेंगे उपयुक्त में से ऐसा कोई भी नहीं है ऑप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ पर्वत शिखर है दूसरी तरफ द्वीप है, कौन सा पर्वत शिखर किस द्वीप पर स्थित है। जैसे सैडल पीक की बात की जाए, जिसे सैंडल पीक भी कहते हैं, सैडल पीक जो है आपके उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर की बात की जाए तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। माउंट हैरियट की बात की जाए दक्षिण अंडमान में है, और माउंट डियावोलो की बात की जाए मध्य अंडमान में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण हिमालयी नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अपनी युवावस्था के दौरान निर्मित विशिष्ट स्थल चिन्ह है। तो हिमालयी नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में अपनी युवावस्था के दौरान विशिष्ट स्थल चिन्ह कौन सा है, आप कहेंगे एक तो बी आकार की गहरी घाटियां हैं, दूसरा जल प्रपात और नदी छपरिकाएं हैं। गोखर झीलों का इसमें योगदान नहीं है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों पर विचार कीजिए, भारत में उनकी अपवाह द्रोणी के कुल क्षेत्रफल के आधार पर लघुत्तम अपवाह द्रोणी क्षेत्र से दीर्घतम अपवाह द्रोणी क्षेत्र में कौन सा सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सबसे पहले साबरमती आएगा, इसके बाद आपका राप्ती का नाम आएगा, फिर इसके बाद आपका नर्मदा का आएगा, और सबसे बड़ी आपकी गोदावरी का आपको देखने को मिलेगा। तो लघुतम से अब दीर्घतम चलना था, मतलब कि छोटी से बड़ी की ओर, सबसे छोटी साबरमती, फिर ताप्ती, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी नर्मदा, फिर सबसे बड़ी आपकी गोदावरी। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ हिमनद स्रोत है, कौन सी नदी का हिमनद स्रोत कहां से है। जैसे बात की जाए सिंधु, सिंधु की बात की जाए बोखर चू से होता है। अलकनंदा की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे सतोपत से होता है। गौरी गंगा की मिलाप हिमनद से होता है। मंदाकिनी चौराबाड़ी हिमनद से होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी निम्नलिखित में से सहायक नदियों पर विचार कीजिए, दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं दक्षिण से उत्तर क्रम में कौन कौन सी कैसे मिलती है, तो सबसे पहले सबसे दक्षिण में ब्यास मिलती है, ब्यास के उत्तर में बात किया रावी मिलती है, रावी के उत्तर में चिनाब मिलती है, और चिनाब के उत्तर में झेलम मिलती है। आप कहेंगे इसी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ब्यास आपके सबसे दक्षिण में, फिर आपकी रावी, फिर आपकी चिनाब, फिर सबसे उत्तर में झेलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम बिंदु है, कौन सा नदी कहां से निकलती है। जैसे बात की जाए सतलुज राकसताल झील से निकलती है, झेलम की बात किया तो वेरीनांग से निकलती है, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब बारालाचा दर्रे से निकलती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। गंगा नदी बाई तट की निम्नलिखित सहायक नदियों को गंगा उनके संगम के अनुसार पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूरब में सही क्रम की बात की जा रही है, सबसे पश्चिम में रामगंगा मिलती है, रामगंगा के पूरब में कौन मिलेगी, गोमती मिलती है, गोमती के पूरब में घाघरा मिलती है, और घाघरा के पूरब में गंडक मिलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माफी चाहता हूँ, सी पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा और चौथा। रामगंगा सबसे पश्चिम में, फिर आपकी गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। पंचप्रयाग निम्नलिखित प्रसिद्ध नदियों के संगमों पर विचार करना है, उन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले कौन सा आएगा, आप कहेंगे सबसे, अच्छा लिख देता हूं, सबसे पहले उत्तर में आपका विष्णु प्रयाग आता है। विष्णु प्रयाग के दक्षिण में बात किया है तो नंद प्रयाग आता है। नंद प्रयाग के दक्षिण में बात किया है कर्ण प्रयाग आएगा। अब सभी लिख दे रहे हैं, याद कर लेना, कर्ण प्रयाग के दक्षिण में आपकी बात क्या है, रुद्र
प्रयाग आता है, रुद्रप्रयाग की अगर दक्षिण में बात किया है देवप्रयाग आता है। तो इस तरीके से आपका ये 5 हिमनद हैं, 5 आपके संगम हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये अलग अलग नदियों के लिए जाने जाते हैं। जैसे सभी में अलकनंदा तो प्रमुख है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस आपके धौलागिरी, है ना। नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार, रुद्र प्रयाग में आप कहेंगे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी और देव प्रयाग में आप कहेंगे अलकनंदा प्लस भागीरथी। जब ये अलकनंदा भागीरथी मिल जाती है वही गंगा के नाम से जो है फिर आगे चल के पूर्णतः जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा और उसके संगम का सही सुमेलित है। गंगा और उसके सही संगम का कौन सा सुमेलित सही है बात की जा रही है। तो रामगंगा नदी जो है गंगा से कन्नौज के पास मिलती है, करेक्ट है। गोमती नदी बिहार के छपरा के पास गंगा में मिलती है। तो गोमती नदी कहाँ मिलती है, तो गोमती नदी की बात अगर करें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पे मिलती है, ना कि बिहार के छपरा में। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मिलती है, तो गलत हो गया। सोन नदी की बात क्या है, पटना के पास गंगा मिलती है, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, आपका दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, कौन सी क्षेत्रीय धाराएं नदियां यमुना नदी के तंत्र की बाएं तट से प्रमुख सहायक नदियां, यमुना नदी के बाएं तट से बनने वाली कौन सी आपकी नदियां हैं। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियों की बात किया है, आपकी टोंस नदी और हिंडन नदी चंबल आपके कहां से मिलती है, आप कहेंगे दाएं से मिलती है, ना कि बाएं से मिलती है। तो टोंस और आपकी हिंडन नदी आपके बाएं तट से मिलती हैं, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी के भारत के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारुलुंग तसांगपो के नाम से पूर्व दिशा में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। दिबांग, लोहित, सियांग आदि असम में मिलती हैं और इस संगम के बाद ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है, तो सी वाला हम कहेंगे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रायः अपने मार्ग बदलती रहती है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि अधिक मात्रा में अवसाद का भार होने से गुम्फित प्रवाह मार्गों का यह निर्माण करती है। ये दोनों ही कथन सही है, तो डी होगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। कौन सी नदी के बारे में कथन सही है, जैसे विचार की जाए, नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके सतपुड़ा और विंध्याचल से होकर आपकी ये नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके जो है कहां पर, आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, आप कहेंगे पहला दूसरा करेक्ट है। गोदावरी नदी की निम्नलिखित में से बाएं तट से प्रमुख सहायक नदियां पश्चिम से पूरब की ओर कौन सी हैं। तो गोदावरी नदी में पहले तो बाएं तट से मिलती हैं और बाएं तट में भी पश्चिम से पूरब इनका क्रम कौन कौन सा है। सबसे पहले पूरब पश्चिम में पूर्णा नदी मिलती है, इसके बाद आपके पूरब में, पूर्णा के पूरब में आप कहेंगे प्राणहिता मिलती है, प्राणहिता के पूरब में इंद्रावती मिलती है, इंद्रावती के पूरब में सबरी मिलती है। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नदियों में कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। भाई कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात किया कौन कौन सी हैं, कोई बता सकता है कृष्णा की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं। तो आप कहेंगे कृष्णा की सहायक नदियों में, अच्छा ये मुझे बताओ कृष्णा नदी जो है आपके उद्गम कहां से होता है, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है। हालांकि कृष्णा नदी के सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा और कोयना, ये तीनों ही नदियां भीमा क्या है आपकी कृष्णा की सहायक नदी के तौर पर इसको जाना जाता है। लेकिन कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कावेरी नदी के बारे में कौन सा सही है। यह नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होकर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी भैया कर्नाटक के से निकलती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन यह अववाही क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी से प्रवाहित होती है। इसमें आंध्र प्रदेश का नाम तो भैया नहीं आएगा, तो गलत हो गया। इस नदी का उद्गम शिवन समुद्रम जलप्रपात से होता है। तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है, अगर कभी कोई बताए तो आप कहेंगे ब्रह्मागिरी श्रेणी से होता है, ना कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी से होता है, ना कि शिव समुद्रम से होता है। तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। भारत के पूर्वी तट के अनुदिश विशाल डेल्टा सामान्य रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी क्षेत्र में विशाल डेल्टा पाए जाते हैं, कारण है कि डेल्टा क्षेत्र सामान्यता उपजाऊ जलोढ़ मृदा से युक्त होते हैं, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल वाटरवे नदी में सम्मिलित यहाँ पर है।
तो नेशनल वाटरवे कौन से यहाँ पर सम्मिलित है? ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, ऑप्शन तो है। चलिए, नेशनल वाटरवे की बात किया है, कौन सा यहाँ पर जो है सही सम्मिलित यहाँ पर है? तो यहाँ पर बात किया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, यह आपके प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य में गंगा नदी पर, करेक्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी के मध्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, करेक्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल का पश्चिम तटीय नहर मार्ग चंपाकारा उद्योग मंडल नहरें शामिल है, करेक्ट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 आपके ब्रह्मणी नदी के साथ महानदी डेल्टा चैनल और पूर्वी तट के नहर पर स्थित है, आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपकी ये आप कहेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 होता तब ये सही हो जाता। राष्ट्रीय नेशनल वाटरवे आपके 4 वाला बात किया तो गोदावरी कृष्ण नदियों में फैला हुआ है, ना कि आपका 4 वाला। तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत था, केवल ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंटर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था, बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह गलत हो गया क्योंकि यह परिवहन पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है, कौन सा बांध किस नदी पर संबंधित है? जैसे इडुक्की बांध की बात किया है तो इडुक्की बांध आपके पेरियार नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, कृष्णदास सागर बांध कावेरी नदी पर है और बाण सागर बांध सोन नदी पर है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि नमामि गंगे कार्यक्रम और भारत में नदी संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है कि भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम और भारत में नदी संरक्षण के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो विचार किया जाए तो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वह गंगा नदी और संपूर्ण भारत में अन्य प्रमुख नदी बेसिनों को स्वच्छ करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित है। तो आपका सही है क्या? आप कहेंगे भैया गलत है ना, ये आपका गलत है। दूसरा कहता है कि यह कार्यक्रम औद्योगिक प्रदूषण निवारण पहलों के तहत 3 स्वीकृत सामान्य प्रभावी उपचार संयंत्रों में मथुरा और जाजमऊ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। तीसरा कहता है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना देश की उन नदियों के लिए प्रदूषण निवारण कार्यों को संभालती है जो गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। तो दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारकों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक उत्तर मैदान समुद्र से दूर होने के कारण चरम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तापमान का अनुभव करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी और मध्य भारत में शुष्क पवनें रेतीली मृदा के कारण गर्मियों में जो दैनिक तापमान है वो उच्च सीमा का अनुभव होता है, ये भी करेक्ट है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्च तुंगता वाले स्थान जैसे उदमंगलम कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण गर्मियों में उच्च तापमान दर्ज करते हैं। अब कर्क रेखा के दक्षिण में है तो यहाँ पर उच्च तापमान दर्ज करते हैं, ये सही लिखा है क्या? तो आप कहेंगे भाई गलत है ना, क्या है आपके गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे आप तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय जलवायु में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भारतीय जलवायु में हिमालय की भूमिका के बारे में कौन सा सही है? तो विचार की जाए हिमालय उत्तरी भारत के मैदानों को मध्य एशिया साइबेरिया से बहने वाली जो शुष्क और ठंडी शीतकालीन पवनें होती हैं उससे बचाता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। हिमालय संरचनात्मक संरेखण आर्द्रता एक दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलने से भी रोकता है, तो ये भी सही है। आप कहेंगे यहाँ पर आपके पहला दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि साइबेरिया से ठंडी पवनों को आने से रोकता है और भारतीय मानसून को बाहर जाने से है रोकता है, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेड धाराओं के भारतीय जलवायु एवं मानसून प्रभाव के संबंध पर विचार करें। जेड धाराओं के जलवायु और मानसूनी प्रभाव के संबंध में हिमालय के दक्षिण से उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेड धारा का निर्वर्तन भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता करती है, बिल्कुल सही कह रहा है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेड धारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर बढ़ने में मदद करती है और मूसलाधार बारिश जो है करवाती है, तो आपके दोनों कथन सही हैं, आप कहेंगे पहला दूसरा करेक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून के शाखाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बात की जाए कौन सा ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून 2 प्राथमिक शाखाओं, एक अरब शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होता है, करेक्ट है। अरब सागर की शाखा अरावली सीढ़ी की दिशा के समानांतर प्रवाहित होती है जिससे पश्चिमी शुष्क रह जाता है राजस्थान, ये भी करेक्ट है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानसून के निर्वर्तन एवं तमिलनाडु में वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मानसून के निर्वर्तन एवं और यहां पर बात कर रहा है कि तमिलनाडु में वर्षा के बारे में कौन सा सही है। मानसून का निर्वर्तन अक्टूबर और नवंबर के माह के दौरान होता है क्योंकि दाब प्रणालियों का दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने लगता है, बिल्कुल सही है।
तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिकतम वार्षिक वर्षा शीत ऋतु के दौरान शुष्क भूमि वाली पवनों से होती है, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल नीनो एवं ला नीना के भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन सा सही है। अब भाई अल नीनो और ला नीना के बारे में कौन सा सही है। अल नीनो की घटना के कारण मध्य एवं पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे सामान्यतः भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल बात ठीक है, ये अल नीनो में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लानीना घटना उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के असमान से ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम भारत में बेहतर और अधिक प्रचुर मानसूनी वर्षा देखने को मिलती है और बाढ़ जैसी स्थितियां भी बन जाती हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ डेल्टा अवस्थिति है, कौन सा नदी किस डेल्टा से अवस्थित है। जैसे गोदावरी यानम काकीनाडा के निकट डेल्टा है, कृष्णा फॉल्स डीवी पॉइंट के निकट डेल्टा है, महानदी कटक के निकट डेल्टा है और कावेरी तंजावुर क्षेत्र के निकट डेल्टा है। ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हिंद महासागर द्विध्रुव इंडियन ओशियन डाइपोल एवं मानसून की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हिंद महासागर द्विध्रुव और मानसून की परिवर्तनशीलता के बारे में कौन सा सही है। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अफ्रीकी तट के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में असमान रूप से अधिक उष्ण हो जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव की स्थिति सामान्यतः भारत में अत्यधिक वर्षा लाकर अल नीनो के शुष्क प्रभावों को समाप्त करने में सहायक होती है। अभी हमने अल नीनो के बारे में बताया था, आपका ये गलत हो गया, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ स्थानीय तूफान है, दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र है, कौन सा स्थानीय तूफान के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आम्र वर्षा केरल में होती है, वहीं फूलों वाली बौछार कर्नाटक में होती है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में और बारदोली छीड़ा असम में होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो भारत के तटीय मैदानों के बारे में कौन सा सही है। तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक फैले हैं। बिल्कुल ठीक है। इनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र शामिल होते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। कोकण तट गोवा मंगलुरु के मध्य स्थित है, जिसकी लंबी और सक्रिय लैगून पश्च जल प्रणालियां, नहीं गलत लिखा हुआ है, यह मंगलुरु से कन्याकुमारी के मध्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन ही आप कहेंगे यहाँ पर जो है सही है। 75 क्वेश्चन है कि भारत की जलोढ़ मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जलोढ़ मृदा के बारे में, देश के कुल भूभाग में 40% से अधिक भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। नदी घाटियों के ऊपरी भागों में पुराने मोटे कणों वाले जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहा जाता है, नहीं भाई बांगर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये मृदा सामान्यतः पोटास से समृद्ध होती है, किंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है और पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हमने अभी तक 75 क्वेश्चनों को आधी टेस्ट ही लगा लिया है। अभी 75 क्वेश्चन ही और आपके बाकी है। ठीक है। तो 76 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 76 क्वेश्चन है कि भारत में काली मृदा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। तो भारत में काली मृदा के संदर्भ में, तो काली मृदा अत्यधिक अपारगम्य होती है, जिसके कारण यह नमी को बनाए रखने में सक्षम है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क काल में इन मृदाओं में चौड़ी गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वः संकर्षण की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है कहेंगे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लेटराइट मृदा से संबंधित है। लेटराइट मृदा के लिए जो संबंधित उच्च तापमान, बिल्कुल ठीक है। कम वर्षा नहीं है, अधिक वर्षा होना चाहिए, तब लेटराइट मृदा से संबंधित होता है। तो पहला गलत हो गया। लोहे एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता की मात्रा, बिल्कुल ठीक बात है। बॉक्साइड निक्षेपों से समृद्धता, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हम यहाँ पर कहेंगे सही है, जबकि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। लाल मृदाएं लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती हैं, किंतु जब लोह यौगिक जल मिल जाता है तो यह इनका रंग पीला हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि जलयोजन से फेरिक आयरन ऑक्साइड लिमोनाइट जैसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मृदा का रंग पीला दिखाई देने लगता है। तो आप कहेंगे डी रहेगा। ए आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की शुष्क मृदाएं एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत में जो शुष्क मृदाएं हैं और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, इनके बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए जैसे बात किया है, शुष्क मृदाओं में अघुलनशील लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है, किंतु इनमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी देखने को मिलती है। बिल्कुल बात ठीक है।
दूसरा है कि शुष्क मृदाएं निचले संस्तरों में कंकर की परतों का प्रभुत्व होता है और जल के अधोप्रवाह और अंतःस्रावण को यह बाधित जो है कर देती हैं। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जितनी भी टेस्टेज हमारे आपकी लग रही हैं सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं। ऐप का नाम है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक भी दे दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। टेस्टेज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और पीडीएफ आपको मेक आईएएस की, दृष्टि आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, ध्येय आईएएस की, संस्कृति आईएएस की, नेक्स्ट आईएएस की, ये सभी आपको पीडीएफ इतनी कोचिंग की एक बार में मिल जाती है। क्वेश्चन आता है अपर्दन के प्रकार हैं और मुख्य लक्षित विशेषता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए कि अवनलिका अपर्दन, अवनलिका जो अपर्दन है वो चंबल घाटी की उत्खात भूमि शिलाकृति संबंधित है, करेक्ट है। चादर अपर्दन प्रवाहित जल के द्वारा ऊपरी मृदा का समान रूप से हटाने से संबंधित है, दूसरा भी सही है। परिरेखा बंधन समोच्च रेखा के अनुरूप अवरोधों का निर्माण से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और वेदिका कृषि तीव्र पर्वतीय ढालों पर कृषि पद्धतियों से संबंधित है, आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो वेदिका इस तरीके से आपका इस तरीके से निर्माण जो है होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहां पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत क्या है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा करेक्ट है। इन वनों को पूर्णतः सीमित उन क्षेत्रों तक होती है जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, शुष्क ऋतु छोटी होती है, क्या ये सही है। आप कहेंगे ये सीमित नहीं है, बल्कि ये वन 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इन वनों में जो आपके वृक्षों के पत्ते हैं वो झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, जिस कारण ये पूरे वर्ष भर हरित दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। रोजवुड, महोगनी, आबनू जैसे वृक्ष इन पारिस्थितिक तंत्रों की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, ये भी करेक्ट है। दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, ये भारत के सर्वाधिक विस्तृत वन है जो किसी भी अन्य वन श्रेणी की तुलना में अधिक भौगोलिक क्षेत्र में आच्छादित है, मतलब पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। सागौन, साल, शीशम, महुआ आदि पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं, जबकि तेंदु, अमलतलाश, बेलखेर शुष्क पर्णपाती वनों के उदाहरण है। दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला करेक्ट है। भारत के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उनकी विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भारत में क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। वर्षा जो सीमा है, ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इसे वर्षा सीमा कहते हैं, करेक्ट है। प्रमुख वृक्षीय अनुकूलन, लंबी मूसला जड़ें, मोटी छाल, वाष्पोर्जन को रोकने के लिए तीक्ष्ण कांटों में रूपांतरित पत्तियां होती हैं, प्रमुख वृक्षीय अनुकूलन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। प्रमुख वाणिज्यिक प्रजातियां पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट साल और सागौन के लकड़ी के सघन वन क्षेत्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में विकसित नहीं हो पाती हैं ये आपके साल सागौन। तो तीसरा गलत है, पूछा है कौन सा गलत है, आप कहेंगे तीसरा ही यहाँ पर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वृक्षों में विशेष प्रकार की ब्लाइंड रूट, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है, पाई जाती हैं, जो कि पंख जल से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित होती हैं, बिल्कुल सही है। सुंदरबन के डेल्टा में ऐसी पाई जाती हैं। कारण कहता है कि तटीय ज्वारीय मैदानों की जल जमाव युक्त तथा अवावयी मृदा परिस्थिति सामान्य जड़ तंत्र को भूमि से प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन अवशोषित करने से रोकती है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, आप कहेंगे व्याख्या भी सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ओस, अमन, बोरो भारत में अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली किस फसल की किस्में हैं। ओस, अमन, बोरो भारत में अलग अलग मौसम में उगाई जाने वाली फसल की कौन सी किस्में हैं, आप कहेंगे जौ किस्म। कौन सी है, जौ है, याद रखिएगा। भारत में गेहूं की कृषि के दौरान इसकी वृद्धि और कटाई अवधि के लिए कौन सी तापीय और आर्द्रता संबंधी आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं। भारत में गेहूं की कृषि के दौरान वृद्धि और कटाई अवधि के लिए कौन सी तापीय और आर्द्रता जन्य परिस्थितियां आदर्श मानी जाती हैं। वृद्धि अवधि के दौरान शीतल मौसम, मध्यम आर्द्रता, जिसके पश्चात कटाई के समय तेज एवं स्वच्छ धूप होनी चाहिए, यह आदर्श दशा गेहूं के लिए मानी जाती है। भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा सही है। भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में अराकू की बात की जाए तो अराकू कहां पर है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, यहां पर लिख देता हूं, आंध्र प्रदेश में है। कुर्ग की बात की जाए तो कुर्ग आपके कहां पर है, आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में है।
चंगमंगलूर की बात किया है तो कर्नाटक में है, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। और वायनाड की बात किया है तो वायनाड कहां पर है, आपके केरल राज्य में है। तो ऑप्शन ए, बी और डी गलत थे, जबकि सी ऑप्शन आपका यहां पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गन्ने की कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने की कृषि के लिए, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है जो कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक अच्छी तरह विकसित होती है। बिल्कुल बात ठीक है। इसे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई पर निर्भर रहती है, ये भी सही है। उत्तर भारत में उगाए गए गन्ने में सुक्रोज की मात्रा दक्षिणी प्रायद्वीप भारत की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वहां पाला पड़ने की अवधि अधिक लंबी होती है। क्या ये सही है, तो आप कहेंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र समुद्री जलवायु से प्रभावित होने के कारण कठोर शीत ऋतु और पाले से मुक्त रहता है। ये भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही ऑप्शन सही है। डी वाले पे हम करेंगे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि ज्वार, बाजरा, रागी जैसे श्री अन्य पश्चिमी एवं मध्य भारत के शुष्क, अर्ध शुष्क, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि हेतु अधिक उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि श्री अन्य सूखा सहिष्णु फसलें हैं जो कम वर्षा की स्थिति में भी निम्न गुणवत्ता वाली उथली मृदा में विकसित हो सकती हैं। तो अभिकथन कारण दोनों सही हैं, आपका डी रहेगा। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है बात की जा रही है। तो एक बार यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर हम बात की जाए, एक तरफ फसल ऋतु है, दूसरी तरफ बुवाई एवं कटाई का समय है। खरीफ फसल की बात की जाए शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं और चना को शामिल किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है रबी फसल। रबी ऋतु की बात की जाए, रबी ऋतु जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। धान और कपास की खेती की जाती है, भी करेक्ट है। जायद ऋतु की बात की जाए, अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल होती है, मार्च जून में बोई जाती है। तरबूज, खरबूज, है ना, ये सभी चीजों में आप कहेंगे भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम है और एक तरफ राज्य क्षेत्र है। कौन सी स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है, जैसे झूम जो है उत्तर पूर्वी राज्य में, कुमारी पश्चिमी घाट में, दहिया या बेबर आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, और वाल्ट्रे जो है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भारत में रेशम की विभिन्न किस्मों के बारे में कौन सा प्रमुख यहाँ पर क्षेत्र में करेक्ट है। जैसे बात किया है, मलबरी रेशम कर्नाटक से संबंधित करेक्ट है। मूंगा रेशम असम राज्य से संबंधित सही है। तसर रेशम झारखंड राज्य से भी सही है। और एरी रेशम की बात किया है, एरी रेशम आपका जो है गुजरात से नहीं है, यह उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय जैसे राज्यों में यह जो है आपका संबंधित है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है चौथा वाला सही नहीं है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, आप कहेंगे केवल चौथा सही नहीं था, पहला, दूसरा, तीसरा सही था। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि भारत के प्रमुख लोहे अयस्क भंडार प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारवाड़ एवं कडप्पा सेल प्रणालियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, सही है। कारण कहता है भारत के कुल लोहे अयस्क भंडार का लगभग 95% भाग उच्च श्रेणी की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट वर्गों से संबंधित है, जो कि धारवाड़ कडप्पा भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, डी ऑप्शन रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। एक तरफ कोयला क्षेत्र है और एक तरफ राज्य है, यहाँ पर मिलान करना है कौन सा सही है। जैसे झरिया की बात की जाए तो आप कहेंगे झारखंड से संबंधित है। कोरबा की बात किया छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तालचेर की बात की जाए उड़ीसा राज्य से संबंधित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कौन सा सही है। नॉर्मन बोरलॉग, जो कि नॉर्मन बोरलॉग है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। बिल्कुल ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उपज वाली बीजों की शुरुआत करने के लिए हरित क्रांति का नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, आप कहेंगे पहला, दूसरा दोनों करेक्ट है। एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों के बारे में प्रमुख भौगोलिक स्थान एवं राज्य के बारे में यहाँ पर पूछ कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात की है नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, तो आप कहेंगे पहला ही सही है। जबकि बाल्को की बात की जाए तो आपके कहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है, यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बात की जाए हिंडाल्को, हिंडाल्को आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। मालको की बात की जाए, मालको की स्थापना आपके केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर केवल पहला सही था, जबकि बी सी डी गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मैग्नीज के भंडार एवं उसके उपयोग के बारे में कौन सा सही है। मैग्नीज के भंडार उपयोग के बारे में, मैग्नीज एक आवश्यक कच्चा माल है जिसका उपयोग मुख्य रूप से लोहे एस्के के पिंगलन एवं लोहे मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। प्रायद्वीपीय ढाल की प्राचीन धारबाड़ सेल प्रणाली भारत में मैग्नीज एस्कों की भूगर्भीय आश्रय क्षेत्र के रूप में है, ये भी करेक्ट है। भारत में कुल भूगर्भीय भंडार और सक्रिय वाणिज्यिक उत्पादन दोनों के संदर्भ में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य से संबंधित है। जैसे बात की जाए काकरापार गुजरात राज्य से संबंधित है। बात की जाए नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है। कैगा की बात किया है कर्नाटक में है, और कुडनकुलम की बात किया है तमिलनाडु राज्य में है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित प्रमुख जनजाति समुदाय के बारे में सही नहीं है। तो एक इसमें से गलत है। पश्चिमी क्षेत्र में भील, मीणा, वारली जनजाति पाई जाती है। मध्य क्षेत्र में मुंडा, उराव, संथाल जनजाति पाई जाती है। दक्षिणी में लेप्चा, गिरिसिया या चेंचू, नहीं, ये आपकी जो है आपकी दक्षिण में नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो गया। उत्तरी क्षेत्र में भोटिया, गद्दी और राजी जनजाति पाई जाती है। तो ए, बी और डी आपके ऑप्शन सही हैं, जबकि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से शहर है और कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे बात किया है कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। बात किया डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। यमुना आगरा नदी के किनारे बसा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएम राहत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। किसके बारे में? पीएम राहत योजना के बारे में कौन सा सही है। तो बात किया है कि यह योजना सड़क दुर्घटनाओं के गोल्डन आवर के दौरान तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक कैशलेस आपातकालीन उपचार तंत्र प्रदान करती है, सही है। यह योजना प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख तक का वित्तीय कवरेज प्रदान करती है, ये भी करेक्ट है। यह योजना का दायरा केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे वाली सड़कों तक ही सीमित है, नहीं, ये गलत है। यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सार्वजनिक सड़कों पात्र जो आपकी सड़क दुर्घटना होंगी सभी पर लागू होती है। तो पहला, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2025 के संदर्भ में कौन सा सही है। जैसे बात की जाए, ये सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अनुमानित स्तरों को मापने के लिए विश्व बैंक के द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है, तो ये सही है। आप कहेंगे गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करता है, तो आप कहेंगे पहला तो गलत हो गया। सीपीआई 2025 रिपोर्ट भारत विगत रिपोर्ट की तुलना में 5 स्थान ऊपर चढ़कर 182 देशों में 91वें स्थान पर आ चुका है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फ्रंटियर नागालैंड ट्यूटोरियल अथॉरिटी के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात की जाए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के बारे में, एफएनटीए संविधान अनुच्छेद 371A के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल सही है। इसे विशेष स्वायत्ती प्राधिकरण की मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शामिल करती है। इसका नेतृत्व ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे आप ए और बी दोनों सही है, तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक व्यापार प्रणाली के समकालीन विकास कार्यों के बारे में कौन सा सही है। तो वैश्विक व्यापार प्रणाली में समकालीन विकास के बारे में कौन सा सही है। ट्रेड शेयरिंग और नियर शोरिंग रणनीति का उदय जस्ट इन टाइम से जस्ट इन केस आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर संरचनात्मक परिवर्तन को निरूपित करता है, बिल्कुल ठीक है। चाइना +1 आधारित उद्देश्य विनिर्माण को पूर्णतः वैकल्पिक लैटिन अमेरिकी, नहीं, ये गलत हो गया। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुख सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की है। आप कहेंगे भारत के द्वारा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता को ग्रहण जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंचों में जारी रही ऑरेंज इकोनॉमी की अवधारणा के बारे में कौन सा सही है। ऑरेंज इकोनॉमी की अवधारणा के बारे में कौन सा करेक्ट है। इससे वे आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं जो प्राथमिक मूल रचनात्मक उद्योगों, सांस्कृतिक वस्तुओं और बौद्धिक संपदा को प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समुद्री लॉजिस्टिक के वर्गीकरण के लिए किया गया है, तो ये आपका गलत है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का जो प्रयोग है कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केस ने पूर्व संस्कृति मंत्री फिलिप विटागो ने किया था। इसमें रंग रचनात्मक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संस्कृतियों को व्याप्त बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ना कि इसमें लॉजिस्टिक वगैरह की बात की गई। इस ढांचे के अंतर्गत वास्तुकला, दृश्य कला, डिजाइन, डिजिटल सॉफ्टवेयर विकास, प्रदर्शन कला को सक्रिय स्तंभ में माना गया है, करेक्ट। तो पहला और तीसरा तो यहाँ पर सही है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है।
निम्नलिखित भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के बारे में सही है। भारत में समर्पित रासायनिक पार्कों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो थोक रसायनों और पेट्रो रसायनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट औद्योगिक समूह की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। करेक्ट है। यह पार्क साझा अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध कराते हैं ताकि उपलब्ध उत्पादन लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय नौसेना की रक्षा संपत्तियों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारतीय नौसेना की रक्षा संपत्तियों के बारे में आईएनएस अंजदीप गार्डन ने शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का पहला पोत है। तो आपका ये सही है क्या? आप कहेंगे पहला नहीं है बल्कि चौथा पोत है, तो आप कहेंगे पहला वाला गलत हो गया। आईएनएस अंजदीप विशेष रूप से तटीय पनडुब्बी रोधी अभियान, निम्न तीव्रता समुद्री तैनाती, माइन बिछाने अभियानों के लिए निर्मित किया गया है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज तकनीकों के संदर्भ में कौन सा सही है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन तकनीकों के बारे में कौन सा सही है? सीसीयूएस में बड़े औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अलग करना शामिल है। करेक्ट है। अधिकृत CO2 को सीधे संसाधित सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन, विशेषकर पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। करेक्ट है। वैश्विक कार्बन लेखांकन नियमों के तहत भूमिगत भूकंपीय जोखिमों की अनेक भूकंपीय जोखिम नहीं है, केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि इसमें जो है छीड़ हो चुके तेल गैस भंडारों को जो है यहाँ पर पृथक्करण वैश्विक जलवायु वगैरह को देखना होता है। पारिस्थितिक संरक्षण पहलों के बारे में कौन सा सही है? भाई किसके बारे में? पारिस्थितिक संरक्षण पहलों के बारे में। बी कॉरिडोर देशज वनस्पतियों से विकसित सतत संरचनात्मक मार्ग होते हैं जिनका उद्देश्य खंडित आवासों को जोड़ना, वन परागणकारी समिश्र संरक्षण करना होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जैविक गलियारे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। रासायनिक कीटनाशकों के खतरों के कारण कृषि क्षेत्रों में पूरी तरह से वर्जित हैं। इन गलत है। इन नेटवर्कों का जो विकास है शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रदेशों दोनों को सक्रिय रूप से यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर शहरी और आपके ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ही पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन करना है। तो पहला सही है, बी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन कारण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए मांस माउंटेन नामक चंद्र पर्वतीय संरचना को संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में चयनित किया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। ऐसा चंद्रयान 4 मिशन के लिए आपके इसरो ने किया है। दूसरा कारण कहता है कि माउंस माउंटेन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित एक ऊंचा समतल शिखर वाला पर्वत है जो दीर्घ अवधि तक सौर प्रकाश प्रदान करता है, पृथ्वी के साथ स्पष्ट दृष्टि रेखा संचार की सुविधा भी देता है। तो आप कहेंगे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी उसकी सही कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समकालीन वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में कौन सा सही है? तो समकालीन वैश्विक घटनाओं के बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत ने यूरोपीय संघ क्षेत्र के भीतर अपना पहला विदेशी वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो भारत ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद जैसे तंत्रों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार किया है, किंतु यूरोपीय संघ के क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी वाणिज्यिक उत्पादन गलियारा स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को चारागाहों एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर बात की जाए कौन सा सही है। यह सभी अधिसूचित केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती, अंतर्बल स्थानांतरण, विनियमित करने के लिए एक समान संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। बिल्कुल ठीक है। इस विधेयक में विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा APS अधिकारियों को CAPF के पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तथा असम राइफल्स के प्रशासनिक नियंत्रण को भी एकीकृत अधिकरण के अधीन लाता है। नहीं, ये स्वतंत्र परिचालन है, ये गृह मंत्रालय के अधीन लाए जाते हैं, इसमें ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा सही है? कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में कौन सा सही है? यह नीति आयोग और उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभिक वार्षिक नैदानिक रिपोर्ट है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट की बात किया है तो यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा एवं दक्ष कॉमनवेल्थ है ना जारी करता है। तो इसमें नीति आयोग एवं केंद्रीय मंत्रालय की आधिकारिक सूचना रिपोर्ट है, ना कि आपका यहाँ पर ये उपभोक्ता और नीति। तो गलत है। इसमें मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार अवसंरचना, बजट, इन 5 विषयों के अंतर्गत 11 संकेतकों की मूल्यांकन किया गया है। करेक्ट है। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है।
अभिकथन कारण आता है, इनमें कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने अनिवार्य किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण से पूर्व सभी राजनीतिक विज्ञापन जिसमें एआई जनित डीप फेक भी शामिल है, पूर्व का प्रमाणन किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण कहता है चुनाव अभियानों के दौरान कृत्रिम रूप से निर्मित मीडिया और डीप टेक का अनियंत्रित प्रसार मतदाताओं की धारणा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, समान अवसरों के आधार को क्षति पहुंचा सकता है। तो आप कहेंगे ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैरा डिप्लोमेसी की अवधारणा के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? पैरा डिप्लोमेसी के बारे में उन विदेश नीति संबंधी कार्यों और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को संदर्भित करता है जो उपराष्ट्रीय क्षेत्रीय इकाइयों प्रांतीय सरकारों के द्वारा संचालित की जाती है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य को विदेशी राष्ट्रों के साथ केंद्र सरकार की स्वीकृति के बिना अंतरराष्ट्रीय संधियों की समान कार्यकारी अरे गलत है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट आता है कि व्यापक भू राजनीतिक तनावों और तीव्र बमबारी के कारण बार बार वैश्विक समाचारों में चर्चा में रहे प्राचीन ऐतिहासिक बंदरगाह नगर टायर किस देश से वह स्थित है? तो आप कहेंगे लेबनान देश में है स्थित है। कौन से? लेबनान देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत औद्योगिक विकास योजना किस कौन सी योजना है? भव्य योजना के बारे में कौन सा करेक्ट है? यह द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के शहरी समूहों के आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना को तीव्र गति से विकसित करने के लिए केंद्रीय योजना है। करेक्ट है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है जिसके माध्यम से प्लग एंड प्ले विनिर्माण क्लस्टरों का निर्माण किया जाता है। ये भी सही है। इस योजना के लिए वित्तीय सहायता पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से प्राप्त की जाती है। नहीं, गलत है, केवल पहला है, दूसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में कौन सा सही है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में यह सूचकांक प्रमुख राज्यों का मूल्यांकन, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, वित्तीय अनुशासन, ऋण सूचकांक जैसे मानकों पर करता है। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा वार्षिक संस्करण है। तो आप कहेंगे नीति आयोग जारी करता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में कौन सा सही है? तो भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एसपीआर परियोजना के प्रथम चरण में विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर में भूमिगत सेल गुफा सुविधाएं शामिल है। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है इन रणनीतिक ऊर्जा भंडारों का प्रबंधन विद्युत मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक विशेषीकृत है। तो आप कहेंगे यह पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह कई विद्युत मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केवल पहला सही है, इसमें भी दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। भारत की नगोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के में पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए कौन सा सही है। तो यह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जैव विविधता पर अभिसमय सचिवालय को प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें इस बात का प्रकाश डाला गया है कि भारत ने देश भर में 2.7 लाख से अधिक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां सफलतापूर्वक स्थापित की हैं। करेक्ट है। रिपोर्ट में उल्लेख मिलता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्रों की वैश्विक हिस्सेदारी का सर्वाधिक योगदान देता है। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका तीनों ही सही है। आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कारण आता है इनमें से दोनों में कौन सा सही है? प्रोजेक्ट टेराफैब के उच्च क्षमता सेमीकंडक्टर विनिर्माण के कार्यान्वयन के लिए भारी प्रारंभिक पूंजीगत व्यय, संरचनात्मक राज्य सब्सिडी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात ठीक किया गया है। कारण है कि सिलिकॉन पे वेफर निर्माण अत्यंत जटिल, फोटोलिथोग्राफी निरंतर नियंत्रित स्वच्छ कक्षीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें प्रौद्योगिकी के अत्यंत तीव्र अपरिचलन चक्र का सामना करना पड़ता है। तो ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो एक जनरेटिव एआई है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के बारे में जो सुदर्शन है, अभी बहुत चर्चा में रहा था, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इन दोनों में ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं। आप लोगों से मैं करूंगा कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्रोजेक्ट हनुमान। प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? अब प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में, यह एक बहुसंस्थागत परियोजना है जिसका उद्देश्य अनुकूल ओपन सोर्स बहुभाषी इंडिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का एक समुच्चय विकसित और प्रक्षेपित करना है। बिल्कुल ठीक है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से गठित एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकसित की जा रही है। ये भी सही है। यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों पर, अरे भाई बैंकिंग उत्पादों पर नहीं, केवल पहला, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। लैक एंड एयर वॉच पहल के संबंध में कौन सा सही है? लैक एंड एयर वॉच के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो यह एक प्रौद्योगिकी आधारित पर्यावरण कार्यक्रम है जिसे शहरी आर्द्र भूमियों में
जल गुणवत्ता के मानकों तथा वायुमंडलीय प्रदूषण के वास्तविक समय स्तरों की निगरानी के लिए प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि यह प्रणाली परस्पर संबंध इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेंसरों और शहरों में स्थापित स्वचालित डेटा बॉय नेटवर्क पर आधारित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मीडिया अवसंरचना विकास के बारे में कौन सा सही है? तो बात की जाए कौन सा सही है। राज्य का पहला समर्पित मीडिया टावर बहु चैनल प्रसारण डिजिटल न्यूज रूम को एकीकृत मुरादाबाद जिले में लगाया गया है। तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई, मुरादाबाद में नहीं लगाया गया बल्कि बरेली जिले में लगाया गया है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इस ऊर्ध्वाधर परियोजना का प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन पूर्णतः केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यह भी गलत है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय नहीं करता है, यह आपके उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय नगरीय प्राधिकरण बरेली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और पशुधन विरासत संरक्षणों के पहल के बारे में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक एवं पशुधन विरासत संरक्षण के बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय अयोध्या जिले में स्थापित किया गया है। तो अयोध्या जिले में स्थापित नहीं किया गया है बल्कि मथुरा जिले में स्थापित जो है किया गया है। तो पहला गलत हो गया। इस है संग्रहालय उद्देश्य भारत के देसी नस्लों के ऐतिहासिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का दस्तावेजीकरण करना है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम संपर्क योजनाओं के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्राम योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को अत्यधिक सब्सिडी युक्त एवं विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत किराया निर्धारण, परिवहन सेवाओं की निगरानी के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की अध्यक्षता समितियों का भी गठन किया गया है। तो दूसरा गलत है, केवल आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश निजी चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल एवं भू विरासत संरक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक स्थल और भू विरासत संरक्षण के बारे में बांदा जिले में कालिंजर किले के आसपास पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। करेक्ट है। कालिंजर जिले में भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, जिसका संबंध चंदेल शासक के परमर्दी देव से है। तो आप कहेंगे पहला दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हिंद महासागर एवं दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह को दक्षिण से उत्तर में क्रमबद्ध कीजिए, कौन सा सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्रिसमस द्वीप आ जाएगा, फिर एंगगानो द्वीप आएगा, फिर नियास द्वीप आएगा, फिर फुकेट द्वीप आएगा। तो दक्षिण से अगर आप उत्तर की ओर चलोगे तो 1 2 3 4 सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ पश्चिम सागर है, दूसरी तरफ मूल सागर है, कौन सा सही है? जैसे सोलोमन सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ओकिनावा ट्रफ की बात किया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, फ्लोरेस सागर की बात किया है हिंद महासागर में है, और कुरिल बेसिन की उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है। ओमान की खाड़ी के संदर्भ में उत्तर एवं दक्षिणी सीमाओं बनाने वाले देशों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। तो विचार यहां पर की जाए ओमान की खाड़ी के संदर्भ में उत्तर दक्षिणी सीमाएं बनाने वाले देशों में, इसके उत्तर में ईरान एवं पाकिस्तान है, जबकि दक्षिण में ओमान स्थित है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदी प्रणालियों में उनकी डेल्टा आकृतियों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बात की जाए सिंधु नदी एक विशाल तरंग एवं ज्वार प्रभावित डेल्टा का निर्माण करती है, सीधे उत्तरी अरब सागर बेसिन में विस्तृत होती है। बिल्कुल ठीक है। इरावदी नदी अंडमान सागर के तट पर एक अत्यधिक रचनाकार चापावार डेल्टा का निर्माण करती है, जो वितरिकाओं के जटिल जाल के माध्यम से समुद्र की ओर विस्तृत है। तो सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 में पर्वतमाला है, सूची 2 में देश है, कौन सा पर्वतमाला किस देश से संबंधित है? जैसे मैसिव सेंट्रल की बात किया है फ्रांस में है, जाग्रोस पर्वत की बात की है तो आप कहेंगे ईरान में है, कैस्केड रेंज की बात किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अनामुडी चोटी भारत में है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय स्थान माने जाने वाला अटाकामा मरुस्थल मुख्यतः किन देशों में स्थित है? भाई अटाकामा बात की जा रही है तो चिली और पेरू पर स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही है, और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आता है मकर रेखा वैश्विक भूभाग पर किन संप्रभु देशों से होकर गुजरती है? आप कहेंगे चिली, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और मोजाम्बिक से आपकी मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरने वाले प्रधान माध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? प्रधान माध्यम रेखा भूमध्य सागर में प्रवेश करने से पूर्व पूर्वी स्पेन से होकर गुजरती है। करेक्ट है। पश्चिमी अफ्रीका की गिनी की खाड़ी क्षेत्र में प्रधान माध्यम रेखा
खुले अटलांटिक महासागर के प्रवेश करने से पूर्व घाना के भूभाग से होकर गुजरती है। आप कहेंगे सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ देश है, कौन सा ज्वालामुखी किस देश से स्थित है? जैसे बात की जाए माउंट लासन, माउंट लासन की बात की संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद अगर हम बात करें बैरन द्वीप की, बैरन द्वीप भारत में है। माउंट पेले की बात किया है फ्रांस में है, विदेशी क्षेत्र में। और माउंट बाजमान आपके ईरान में है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ झील है और एक तरफ देश सीमा है, कौन सा झील किस देश सीमा पर स्थित है? जैसे बात किया पुलकट झील, पुलकट झील की बात की है आप कहेंगे भारत में है। अरल सागर की बात की है तो अरल सागर आपके कहां पर है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच है। ग्रेट सॉल्ट लेक की बात किया है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जॉयसन झील की बात किया तो कजाकिस्तान में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ क्रांति है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। जैसे गोल्डन क्रांति की बात की जाए तो आप कहेंगे बागवानी एवं शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सी अवस्थित है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी में एक तो आपकी चोऊ सम्मिलित है और दूसरी आपकी लहोस्य है। तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे कौन सी? आपकी चोऊ और लहास्य पर्वत श्रृंखला हिमालय में, जबकि अन्नामलाई और सिरुमलाई थी वो दक्षिण भारत में थी। एक तरफ पर्वत पहाड़ी है और एक तरफ अवस्थित राज्य है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी की बात की जाए तो आप कहेंगे बिहार में है। बिलारी श्रृंखला की बात की जाए तब आप कहेंगे कहां पर? कर्नाटक में है। चिन्ह श्रृंखला मणिपुर राज्य में है। और डोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा राज्य में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा है? खंबात की खाड़ी सबसे बड़ा है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तब आप कहेंगे चिल्लिका झील है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो भारत के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत सातवां है कि छठा है, तो आप कहेंगे गलत है। विश्व का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा जो है 20 से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार दो भागों में बांटती है, करेक्ट है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध क्षेत्र में, तो भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में, तो आप कहेंगे ये भी गलत है। तो केवल दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बात की जा रही है? हुंडू जलप्रपात कहां पर है? तो अब आप कहेंगे हुंडू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर करेक्ट है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की बात किया है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां पर है? कांची नदी पर है? नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहां किस नदी पर है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भाई बूढ़ी नदी पर है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आप बताते नहीं, बूढ़ी ही नदी पर स्थित है, याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक तरफ संस्थान है और अवस्थिति है, कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान नैरोबी में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में करेक्ट है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान की बात की जाए तो आपके कहां पर? बांदा में है क्या? नहीं, आप कहेंगे झांसी में है। कहां पर है? झांसी में। तो आपका सी ऑप्शन गलत है। जबकि टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है? तो आप कहेंगे कौन सा जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे कम है। अंतिम क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अभिकथन कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है? तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। बिल्कुल बात ठीक है। यह नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख एक गुण है, ये भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा। ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमने आज अपनी दृष्टि के माध्यम से 150 क्वेश्चनों को लगा लिया है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने जल्दी पढ़ दिया है, हमें कम समझ में आया है, तो एक दो बार वीडियो देखोगे सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सभी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको हमारे ऐप पर चले जाना है, यूपीएससी नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, आप हमें कॉल भी कर सकते हो। तो आज यहीं पर समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।